डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को होंगे ब्राजील के दौरे पर। ब्राजीलिया में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक का विषय है ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना। बिहार में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत फलदार वृक्षों की खेती को किया जा रहा है प्रोत्साहित। योजना के तहत किसानों को आम और लीची की खेती के लिए 50% तक, केला और पपीते के लिए 75% तक दिया जा रहा है अनुदान। खुदरा महंगाई फरवरी के 3.61% की तुलना में मार्च में घटकर 3.34%। सब्जियों और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की कीमतों में नरमी के कारण खुदरा महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर। मॉनसून को लेकर एक अच्छी खबर। इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून की मौसमी वर्षा के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमान किया जारी। और आइए अब डालते हैं समाचारों पर विस्तार से नजर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 17 अप्रैल को ब्राजील के दौरे पर होंगे। शिवराज सिंह ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया में आयोजित होने वाली ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। इस बैठक का विषय है ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग, नवाचार और न्याय संगत व्यापार के माध्यम से समावेशी और सतत कृषि को बढ़ावा देना। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के कृषि मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के भाग लेने की उम्मीद है। शिवराज सिंह इस यात्रा के दौरान ब्राजील के कृषि एवं पशुधन मंत्री श्री कार्लोस हेनरिक बैकेटा फेवरो और कृषि विकास एवं पारिवारिक खेती मंत्री श्री लुइस पाउलो टेक्सरा के साथ बैठक करेंगे। ये बैठकें कृषि, प्रौद्योगिकी, ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में भारत और ब्राजील के बीच सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होंगी। केंद्रीय मंत्री चौहान साओ पाउलो में प्रमुख ब्राजीलियाई कृषि व्यवसायिक कंपनियों के प्रमुख और ब्राजीलियाई वनस्पति तेल उद्योग संघ के प्रतिनिधियों के साथ अपने विचार भी साझा करेंगे। ये यात्रा ब्रिक्स देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने और कृषि नवाचार और दक्षिण सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। बिहार में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत फलदार वृक्षों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को आम और लीची की खेती के लिए 50% तक, केला और पपीता के लिए 75% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। एकीकृत बागवानी मिशन के तहत आम और लीची की खेती के लिए प्रति हेक्टेयर कुल 2 लाख रुपए की लागत आती है, जिसमें किसानों को 50% का अनुदान दिया जाता है। केला और पपीता की खेती में प्रति हेक्टेयर 60,000 रुपए की लागत आती है, जिसमें किसानों को 75% का अनुदान दिया जाता है। वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी माइक्रो इरिगेशन तकनीकों को अपनाने वाले किसानों को 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना से खेती की लागत कम होगी और अधिक लाभ प्राप्त होगा। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि किसानों की आय को दोगुना करना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। साथ ही सरकार द्वारा बागवानी और सिंचाई तकनीकों में तकनीकी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है, ताकि किसान वैज्ञानिक तरीकों से खेती कर सकें। गौरतलब है कि फलदार वृक्षों की खेती से किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त होता है। सरकार द्वारा अनुदान, तकनीकी प्रशिक्षण और माइक्रो इरिगेशन जैसी आधुनिक सुविधाएं किसानों को बागवानी की ओर आकर्षित कर रही हैं।
हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों से पूसा 44 की जगह धान की कम अवधि में तैयार होने वाली किस्मों को अपनाने की अपील की गई है, ताकि धान की पराली को खुले में जलाने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण किया जा सके। गौरतलब है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए सराहनीय कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में धान की पराली को खुले में जलाने पर नियंत्रण के लिए धान की कम अवधि वाली किस्मों को अपनाने की सिफारिश की गई है। वहीं CAQM ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की मदद से एनसीआर क्षेत्रों के लिए कम अवधि में तैयार होने वाली चावल की किस्मों की सिफारिश की है। किसान कल्याण विभाग की ओर से धान बुआई के मौसम में पूसा 44 की बजाय किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली चावल की किस्मों को अपनाने के लिए जागरूक और प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसानों से लंबी अवधि की किस्मों जैसे पूसा 44 की बजाय कम अवधि की धान की किस्मों को अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। जो किसान कम अवधि की धान की किस्मों को अपनाएगा, उन किसानों की फसल जल्द पकेगी और खेत जल्द खाली हो जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए MSP में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी भी की है, जो अब पिछले साल के मुकाबले बढ़कर 2425 रुपये हो गई है। इसके अलावा सरकार ने 2025-26 में रबी विपणन सत्र के लिए लगभग 31 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य भी रखा है। किसानों के हित में उठाए गए इस कदम पर कृषि लागत और मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अशोक विशनदास से बात की हमारे सहयोगी शमीम अख्तर ने। केंद्र सरकार ने देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी है और MSP में 150 रुपये का इजाफा भी किया है। सरकार का ये कदम किसानों के लिए कितना अहम है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्स चेयरमैन CACP और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर अप्लाइड इकोनॉमिक्स डॉक्टर अशोक विशनदास। ये बहुत ही दूरगामी कदम है सरकार का। और सरकार जो ये सरकार है पिछले 10-11 सालों पे आप अगर देखेंगे तो किसानों की जो भी महत्वपूर्ण उनकी आशाएं हैं और जो आर्थिक रूप से उनको सहयोग दे रहा है, उनकी उत्थान के लिए, उनकी आय की वृद्धि के लिए सरकार सारे भरपूर कदम, उसमें से एक कदम ये भी है कि इन्होंने इस बार 150 रुपये बढ़ाई है। उस तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो पूरे देश में है वो है 2425 रुपये प्रति क्विंटल। उसके ऊपर कुछ सरकारों ने, जैसे मध्य प्रदेश ने 175 रुपये ज़्यादा दिए हैं, राजस्थान ने 150 रुपये और भी ज़्यादा दे रहे हैं। तो इस वजह से ये आशा की जा रही है कि जो 31 मिलियन टन का जो लक्ष्य रखा है वो पूरा होगा। इससे किसान भाइयों को तो फायदा होगा, उनकी आय भी बढ़ेगी और उनको प्रोत्साहन भी मिल रहा है। अच्छा सर, 31 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी ये? मेरे को तो लगता है सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया, दूरगामी है, और उससे ये होगा कि आपके फिर हमें ये भी देखना है कि सरकार ने 81 करोड़ हमारे जो भारतवासी हमारे नागरिक है उनको अनाज भी देना है, तो कैसे होगा? तो जब लक्ष्य ऊपर होगा तभी ये बात बनेगी। ये बफर स्टॉक क्या है हमारे पास और FCI का रोल क्या है सर इसमें? बफर स्टॉक में FCI का रोल वैसा ही है जो चोली दामन का है, क्योंकि बफर स्टॉक मेंटेन करने का दायित्व FCI का है, जो हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उन्हीं का ही है, और वो कई सालों से कर रहा है। 1965 से ये उनको ये जिम्मेदारी दी गई और सुचारू रूप से कर भी रहे हैं। और वो क्योंकि हमारे भारत की जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है, तो इसलिए हमारी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, लक्ष्य भी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा उस लक्ष्यों पे खड़े उतरे हैं। किसानों को सही दाम मिले, क्योंकि मंडी में जाते हैं जो सरकार खरीदे वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो और कहीं जगह वो बेचते हैं इसको सही दाम मिले, तो इसके लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है और क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ सकते हैं? सरकार बहुत व्यवस्था जो है जो हमारी व्यवस्था की हुई है, कृषि मंत्रालय ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, उसमें CACP का भी योगदान है वो अपना। लेकिन जो निर्धारित होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो मेरी जो रिसर्च कह रही है वो अधिकांश जगह मिल रहा है। सरकार को ये व्यवस्था पूरी करनी होगी, ये सुनिश्चित करना होगा कि हर गाँव के किसी भी कोने पे, जहाँ PMC मंडी है या वैसे भी भेज रहा है,
तो एमएसपी पे कम किसी को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे स्थान हैं, लेकिन हमें उसकी वजह से जहाँ सही मिल रहा है उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। सरकार पूरे प्रयत्न करती है। किसानों के लिए भी चैलेंजेस आ जाते हैं कि जैसे वो मंडी लेके गए अपने गेहूं को, अब वहाँ पता चला कि उस क्वालिटी का नहीं हो पा रहा है तो वो लोग लेने से मना कर देते हैं। तो इसके लिए फिर किसान को क्या करना चाहिए, क्या व्यवस्था है? तो उसके लिए भी ये जो आप कह रहे हैं वो मैंने भी देखा है, मेरी रिसर्च कह रही है, मैं खुद अपने फील्ड विजिट करता रहता हूं, तो वहाँ भी देखा है कि जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं, मैं नहीं कहता हूं कि वो बहुत ज़्यादा हैं, 99% ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है FAQ, फेयर एंड एवरेज क्वालिटी, तो वो FCI ने निर्धारित किया है। लेकिन उसमें क्या है कि आप सब्जेक्टिव एलिमेंट आता है, मतलब उसके लिए आपको कुछ ऐसी आजकल जो AI है, आर्टिफिशियल है, उसके थ्रू ये जांच करना चाहिए ये FAQ है भी कि नहीं है। तो ये समस्या है, लेकिन ये बहुत कम है। पहले बहुत होती थी, आज से 15-20 साल पहले, लेकिन अब काफ़ी कम हो गई है। सरकार, मुझे लगता है उन्होंने इनका कॉग्निजेंस लिया हुआ है और इस पे कदम उठाए हैं, और तकनीक का प्रयोग इसमें भी होना चाहिए ताकि वो फेयर एंड एवरेज क्वालिटी का मापदंड निर्धारित होना, जो कसौटी है वो निर्धारित होनी चाहिए ताकि किसान भाइयों को परेशानी नहीं हो। किसान मंडी तक पहुंचते हैं, या मतलब ये हो सकता है कि वो सीधे वहाँ पे बेचते हैं, या फिर जो ई-नाम पोर्टल है पहले वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है? नहीं, वो ई-नाम है, वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, और ये है, लेकिन किसान भाई पता नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं महसूस करते। उनको लगता है हम जाएं मंडी में, वहाँ मुझे अपना फिजिकल स्टॉक दे दें और फिजिकली पैसा में। लेकिन एक आपके माध्यम से एक चीज़ और सरकार ने की है, पहले इवन MSP पे काफ़ी समय लगता था किसान भाइयों को अपना पैसा लेने में, अब सिर्फ 1 दिन या 2 दिन में हो रहा है। ये सरकार को मैं बहुत ही बधाई देता हूँ कि क्योंकि किसान का जो पसीना बहता है उसका मूल्य उसको इमीडिएटली मिलना चाहिए। लेकिन पहले बहुत समय लगता था, कभी कई बार 15 दिन लगते थे, कभी 10 दिन लगते थे, अब 1 और 2 दिन में मिल जाता है। ये इन्होंने सुनिश्चित किया है जो वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार ने बहुत ऐसे कदम उठाए जो किसान भाइयों को फ़ायदा करा। अल्टीमेटली जो ऑब्जेक्टिव है उनकी आय बढ़े, और वो हो भी रही है। किसान समाचार के लिए कैमरामैन विश्वबंधु के साथ मैं शमीम अख्तर, दिल्ली। और भारत के कच्चे रेशम उत्पादन में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। बीते 6 वर्षों में उत्पादन बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस वृद्धि की वजह शहतूत के बागानों का विस्तार होना है। इससे शहतूत रेशम का उत्पादन 2023-24 में 29,892 मीट्रिक टन हो गया। कुल कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़कर 2023-24 में 38,913 मीट्रिक टन हो गया। रेशम और रेशम वस्तुओं का निर्यात बढ़कर 2023-24 में 2,027 करोड़ रुपए हो गया। देश ने 2023-24 में 3,348 मीट्रिक टन रेशम वेस्ट का निर्यात किया है। भारत रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। भारत में शहतूत रेशम का उत्पादन मुख्य रूप से कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल में होता है, जबकि गैर शहतूत रेशम का उत्पादन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्य में होता है। मॉनसून को लेकर एक अच्छी खबर है। इस बार मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2025 के दौरान दक्षिण पश्चिम मॉनसून की मौसमी वर्षा के लिए दीर्घकालिक पूर्वानुमान जारी किया। इस बार सावन में होगी झमाझम बरसात, किसानों के लिए राहत की खबर। मॉनसून में सामान्य से अधिक होगी बारिश। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून 2025 का पूर्वानुमान जारी किया है। 2025 के दौरान पूरे देश में दक्षिण पश्चिम मॉनसून में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है। मात्रात्मक रूप से पूरे देश में मौसमी वर्षा दीर्घ अवधि औसत यानी LPA का 105% होने की संभावना है। पूरे देश में मौसमी वर्षा का LPA 87 सेंटीमीटर है। मानसून लेकर खुशखबरी है। आज जो पूर्वानुमान जारी हुआ है 2025 मानसून सीजन के दौरान यानी जून से सितंबर के पीरियड में नॉर्मल रेनफॉल से ज़्यादा रेनफॉल होने की संभावना है। और क्वांटिटेटिवली देखें तो लॉन्ग पीरियड एवरेज रेनफॉल जो 87 सेंटीमीटर है, इसका 105% रेनफॉल इस बार होने का संभावना है।
हालांकि तमिलनाडु, उत्तर पूर्व, जम्मू और कश्मीर, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और हिमाचल के कुछ इलाकों में सामान्य से कम और देश के कुछ इलाकों में सामान्य वर्षा होने का अनुमान है। लेकिन कुल मिलाकर देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक मौसमी वर्षा होने की संभावनाएं जताई गई हैं। लगभग सभी जगह पर अच्छा बारिश होगा, नॉर्मल टू एबव नॉर्मल रेनफॉल होगा। सिर्फ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और कुछ इलाका बिहार का, लद्दाख और तमिलनाडु, पुडुचेरी, इस इलाका में बिलो नॉर्मल रेनफॉल होने का पूर्वानुमान किया गया है। और आज से फिर हीट वेव कंडीशन डेवलप हो रहा है वेस्ट राजस्थान और एडजनिंग गुजरात एरिया में। यहाँ 3 दिन तक हीट वेव रहने का संभावना है। इसके बाद फिर हीट वेव एबेटमेंट होगा। मौसम विभाग की माने तो इस बार मानसून के दौरान अल नीनो निष्प्रभावी रहेगा। बेहतर मानसून होने से सिंचाई पर निर्भरता घटने के साथ ही लागत में कमी आएगी। समय पर बुआई होगी, जिससे खरीफ फसलों की बेहतर पैदावार होने की उम्मीद जताई जा सकती है। गौरतलब है कि पिछले 5 सालों में IMD ने बारिश की कमोवेश सटीक जानकारी पेश की है। चंद्रशेखर, DD न्यूज। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे नरमी के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान प्याज के भाव में तेजी देखने को मिली। एग मार्टनेट के मुताबिक गुजरात के राजकोट मंडी में 14 अप्रैल को प्याज का भाव था 775 रुपए। 15 अप्रैल को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 750 रुपए। जबकि हरियाणा अंबाला सिटी मंडी में प्याज के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 14 अप्रैल को प्याज 1305 रुपए पर बिकी। 15 अप्रैल को इसके सौदे 180 रुपए लुढ़ककर 1125 रुपए पर हुए। वहीं हरियाणा की ही पानीपत मंडी में बीते सोमवार को प्याज का भाव रहा 1100 रुपए। मंगलवार को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1200 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश के उज्जैन मंडी में 14 अप्रैल को प्याज का भाव रहा 1000 रुपए। 15 अप्रैल को इसके सौदे 369 रुपए नरम होकर 631 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में प्याज के भाव की बात करें तो यहाँ के इलाहाबाद मंडी में मंगलवार को प्याज का भाव रहा 1540 रुपए। लालगंज मंडी में भाव रहा 1350 रुपए। बदायूं मंडी में प्याज 1620 रुपए पर बिकी, जबकि फैजाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 1575 रुपए पर हुए। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहाँ बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखते हुए दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपिडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताज़ा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 13 अप्रैल को कृषि क्षेत्र की प्रगति से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में भी समीक्षा की और विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पैदावार अच्छी होने के अनुमान को देखते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे किसानों को उनकी फसल का अच्छा दाम मिल सके, साथ ही फसलों की पूरी खरीद भी हो सके। वहीं ग्रीष्मकालीन बुआई के मौसम के लिए 9 अप्रैल 2025 तक धान की बुआई में पिछले साल की तुलना में 4,65,000 हेक्टेयर का इजाफा देखने को मिला है, जो 27,33,000 हेक्टेयर से बढ़कर 31,98,000 हेक्टेयर हो गई है। वहीं बात मूंग और उड़द की करें तो इसके रकबे में भी 1,65,000 हेक्टेयर और 61,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है।
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की पैदावार ज्यादा हुई है। वहीं 4 अप्रैल 2025 तक पूरे देश में रबी की बुआई क्षेत्र के 58.71% हिस्से की कटाई की जा चुकी है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र में टमाटर और दल्ले खुरसानी यानी गोल मिर्च की रोपाई अगर अभी तक पूरी नहीं हुई है तो इसे रोक देना ही उचित होगा। पहले से रोपे गए पौधों को सहारा देने का काम करें। यहाँ के किसान बारिश की संभावना को देखते हुए खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। टमाटर, दल्ले खुरसानी, अदरक और हल्दी के खेतों में फालतू पानी जमा न होने दें। भारी बारिश और तेज हवाओं में कीवी की बेलों को टूटने से बचाने के लिए सहारा देने का काम करें। पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले इलाके में सब्जियों और खड़ी फसलों में जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साफ मौसम के दौरान यहाँ के किसान तिल की बुवाई कर सकते हैं। तेज हवाओं के कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए तरबूज या अन्य बेलदार पौधों की जड़ में मिट्टी चढ़ाएं। बेलों को जाल या खूंटी के सहारे सही दिशा देने का काम करें। टमाटर, बैंगन और मिर्च के पौधों को भी सहारा देने का काम करें। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में धान की फसल को कटाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। पश्चिम बंगाल के पुराने जलोढ़ इलाके में धान के खेतों से फालतू पानी बाहर निकालें। दक्षिणी बिहार में इन दिनों ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की बुवाई का समय है। बिहार के उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में बारिश की संभावना को देखते हुए फिलहाल के लिए मक्का, प्याज और सब्जियों की फसल में सिंचाई को टाल दें। झारखंड की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी पठार इलाके में सब्जियों की नर्सरी को गर्मी से बचाने की व्यवस्था करें और खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में नेशनल हेराल्ड मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर शिकंजा कसते हुए आरोप पत्र दायर किया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल किया गया आरोप पत्र।
पाकिस्तान की ओर से भारत के वक्फ संशोधन अधिनियम पर की गई आलोचना पर भारत ने कड़ा एतराज जताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिखा कि वक्फ कानून भारत की संसद द्वारा पारित करके बना है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार को बंगाल बनाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल के चंदौसी में राजस्व विभाग ने सरकारी तालाब की जमीन को अवैध कब्जा मुक्त कराया। जनेटा में दरगाह शरीफ की शिकायत मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम गांव पहुंची। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें 11 आईपीएस अफसर और 16 आईएएस अफसरों के नाम शामिल हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं चीनी की। 20 तारीख जनवरी तक शुगर के रेट अनइकोनॉमिक चल रहे थे, उसके बाद ठीक हो गए। शुगर प्रोडक्शन अगर पीछे आप देखें, जो हमारा 21-22 में 358 लाख टन था, ठीक है, वो आप देखिए 24-25 में वो 262 लाख टन आ गया। शुगर केन जो जैगरी में जाता है, 4 साल पहले 35 मिलियन टन था, ठीक है, पिछले साल 85 मिलियन टन था। अरे अच्छा। और इस साल हम समझते हैं करीब 75 होगा। क्या लगता है 2025 के अंदर में एंड होते तक और तेजी यहाँ पर संभवतः दिखाई दे सकती है? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट, हमारे खास मेहमान डॉक्टर यूएस तेवतिया और जीके सूद जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। सादा जीवन, ऊंचे सपने, माटी में छिपे वो रतन उगाती, अपने खेतों की रानी बन हर दिल की वो धड़कन बन जाती। नारी शक्ति की मूरत वो, गोबर भी उपयोग में लाती। संग चले 100 हाथ जब उसके, गांव में रोशनी छा जाती। सपनों की उड़ान भरे वो, धरती की शान बन जाती। बच्चा बच्चा गर्व से बोले, बबली सी हो हर फार्म लेडी। मिलिए भारत की फार्म लेडी बबली कोरंगा से। देखिए भारत की फार्म लेडी रविवार 20 अप्रैल रात 8 बजे डीडी किसान पर। हाईटेक खेती से सशक्त हो रहा है किसान। टेक्नोलॉजी का हो कृषि में विस्तार, इसके लिए आईआईटी कानपुर दे रहा है एग्री स्टार्टअप्स का पूरा साथ। कृषि में युवाओं की भागीदारी से देश में बढ़ रहा है रोजगार। कृषि स्टार्टअप की नई सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप्स हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।